नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। सुधीर और भावना मुफलिस किसान थे। उनके खेतों में चावल की फसल उगा करती थी, लेकिन उस गांव के ठेकेदार बहुत ही लालची थे। वो किसानों से चावल कौड़ी के दामों में खरीदते थे। अरे सुधीर, तेरे खेतों के चावल तो बहुत ही आम हैं। तो भी दूसरे किसानों की मानिंद बासमती या बाकी महंगे चावल उगा। आपको तो इल्म है ठेकेदार जी, महंगे चावल को महंगा खाद भी लगता है। जो पैसे मिलते हैं उसमें मैं अपना घर चलाऊं या महंगे बीज और खाद खरीदूं? खैर ठीक है, अरे इस चावल का दाम तो बस 10 रुपये होगा। ठीक है ठेकेदार जी, आपको जो मुनासिब लगे दे दीजिए। ठेकेदार के मुलाजिमों ने चावल को तोला। ये तो 30 क्विंटल है मालिक। 30 क्विंटल मतलब 3000 किलो। 10 रुपये के हिसाब से इनके हुए 30,000 रुपये। हाँ, ये ले। ये 30,000 रुपए सुधीर के पूरे साल भर की कमाई थी। उसे इतने पैसों में पूरा 1 साल गुजारना था। सुधीर अपनी फसल में से आधा अनाज अपने घर में रख लेता था, इसीलिए उन्हें पूरे साल चावल की कमी नहीं होती थी। ये लो भावना, इन पैसों से दाल की बोरी ले आओ और कुछ राशन भी ले लेना। इस मर्तबा क्या हम अपने घर की मरम्मत करा पाएंगे? हाँ, मुमकिन तो है। 30,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, तो घर के छत की मरम्मत करवा ही लेते हैं। हाँ ठीक है। सुधीर ने अपने घर की मरम्मत का काम करवाना शुरू किया। सुधीर भाई, मुझे नहीं लगता कि 8,000 में आपके घर का सारा काम मुमकिन होगा। तो कितना खर्च होगा? कम से कम 10,000 होगा, तब जाकर पूरा घर बरसात से महफूज हो पाएगा। छत की मरम्मत करनी है, भरनी करके घर की ऊंचाई बढ़ानी है, इन सब में कम से कम 10,000 तो लग ही जाएंगे। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। सुधीर ने कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 रुपए अदा किए और उसके घर का काम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में सुधीर और भावना के घर की मरम्मत हो गई। घर तो दुरुस्त हो गया, लेकिन अब हमारे पास 1 साल के लिए सिर्फ 20,000 रुपये हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम थोड़ा राशन सस्ते वाला खरीदेंगे और किसी भी तरह अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ अब्बा, अब कम से कम इस बरसात हमारे घर में पानी से कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। भावना ने सामानों में बदलाव किया। उसने दाल की मिकदार में इजाफा किया और अब से वो लोग हफ्ते में 1 या 2 रोज ही ताजी सब्जियां खाया करते थे। भावना, कल इतवार है ना, तो कल तुम पत्ता गोभी की सब्जी बनाना। नहीं, आजकल पत्ता गोभी बहुत महंगे हैं। कल मैं सोच रही हूँ कि फूल गोभी बनाती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें वाजिब लगे। पैसे बचाने के लिए भावना सस्ती सब्जियां बनाती थी और सुधीर और सोनी बिना कुछ बोले वो सब्जियां खा लिया करते थे। वो जानते थे कि घर की आर्थिक परिस्थितियां खराब हैं। खैर, सुधीर ने फिर से फसल बोई और फसल पे काम करने लगा। यहाँ सोनी भी अपने स्कूल जाती रही और ऐसे ही करते करते 10 माह गुजर गए। अब सिर्फ 2 माह बचे थे नई फसल की कटाई में। एक रोज सोनी घर आई। अम्मा, 2 दिन बाद मेरी स्कूल पिकनिक पर जा रही है दूसरे गांव। वहाँ मेला है, क्या मैं भी जा सकती हूँ? बेटा, तुझे इल्म है ना कि पैसों की कितनी किल्लत चल रही है, और फिर तेरे पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाएं? अम्मा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ऐसे ही घूम कर आ जाऊंगी। जाने दो ना बच्ची को, वैसे भी हम उसे कहीं घुमा भी नहीं पाते। सुधीर ने अपने दुख्तर के हाथ में 50 रुपए का नोट रखा। इससे तू कुछ अपने लिए खरीद लेना। ठीक है अब्बा। सोनी खुशी खुशी वहाँ से चली गई। आपको तो इल्म है कि पैसों की कितनी किल्लत चल रही है, तो सोनी को 50 रुपए क्यों दिए? हम कैसे वालिदैन हैं, अपने दुख्तर को कुछ भी नहीं दिलवा सकते। कम से कम उसे पिकनिक ही भेज दूं, इसीलिए मैंने उसे 50 रुपये दिए। वैसे हमारी सोनी बेहद होशियार है। अगर आप उसे पैसे नहीं भी देते तो भी वो कुछ नहीं कहती। इल्म है, लेकिन वो भी तो बच्ची है ना, उसका भी तो दिल करता होगा ये खाने का वो खाने का, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। एक रोज उसकी भी ख्वाहिश मुकम्मल होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है। 2 रोज बाद सोनी अपने सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई। यहाँ उसकी सारी सहेलियाँ झूलों पर खेल रही थी और अपनी मर्जी मुताबिक चीजें खा रही थी। अरे सोनी चल, वो देख, मशहूर पानी पूरी।
नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम लोग खाओ। कैसी लड़की है, पानी पूरी के लिए इनकार कर रही है। सोनी का भी दिल कर रहा था कि वो पानी पूरी खाए, लेकिन उसे इल्म था कि उसके पास पैसे बहुत कम हैं और वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। इन पैसों से मैं घर के लिए कुछ खरीद लूंगी, अब्बा और अम्मा के साथ मिलकर खाऊंगी। तभी सोनी का तवज्जो एक पत्ता गोभी के ठेले की जानिब गया। अब्बा को तो पत्ता गोभी बेहद पसंद है और कई माह से हमारे यहाँ पत्ता गोभी नहीं खाई गई। आज मैं पत्ता गोभी ही घर लेकर जाती हूँ। चाचा, एक पत्ता गोभी कितने की है? 60 रुपए की है एक के। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए ही है। मेरे अब्बा को पत्ता गोभी बेहद पसंद है। ठीक है बिटिया, तुम 50 रुपए में ही पत्ता गोभी ले लो। सोनी ने खुशी खुशी उस सब्जी वाले को 50 रुपए अदा किए और वो पत्ता गोभी खरीद ली। सोनी की सारी सहेलियां चूड़ियां और खिलौने खरीद रही थी, लेकिन सोनी ने पत्ता गोभी खरीदी। वो पत्ता गोभी लेकर सोनी घर आई। ये लो अम्मा। अरे ये क्या है? अब्बा ने 50 रुपए दिए थे, उससे मैंने पत्ता गोभी खरीद ली। हम सब मिलकर खाएंगे। भावना और सुधीर को सोनी पर बहुत फक्र था। भावना बावर्ची खाने में थी। इस पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊं या पकौड़े? इनको तो दोनों बेहद पसंद है। काश हमारे पास 2 पत्ता गोभी होती। भावना के ऐसे बोलते ही उसके सामने 2 पत्ता गोभी हाजिर हो गई। भावना हैरान हो गई। ये कैसा जादू है? ए जी, सोनी! दोनों वहाँ हाजिर हुए तो 2 पत्ता गोभी देखकर हैरान हो गए। अम्मा, एक मर्तबा और कोशिश करो। काश मेरे पास 10 पत्ता गोभी होती। और फौरन उनके सामने 10 पत्ता गोभी आ गई। ये तो जादुई पत्ता गोभी है। इससे जितनी पत्ता गोभी मांगो उतनी हासिल होती है। हमें मुफलिसी से निजात हासिल हो जाएगी। काश मेरा पूरा घर पत्ता गोभियों से भरा होता। पल भर में घर पत्ता गोभी से भर गया। सुधीर और भावना वो पत्ता गोभी फरोख्त कर पैसे कमाने लगे। उन लोगों की मुफलिसी दूर हुई। सोनी की जादुई पत्ता गोभी ने उनकी किस्मत बदल दी। जादुई पत्ता गोभी की वजह से फिर कभी सुधीर के खानदान को पैसों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ा। मुकेश एक मुफलिस मजदूर था जो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। उसके खानदान में उसकी बीवी भूरी और 2 बच्चे थे, निम्मी और बंटी। अब्बा मेरे लिए क्या लाए? अम्मा देखो, अब्बा आ गए। बंटी और निम्मी हमेशा दरवाजे पर ही खड़े रहते थे क्योंकि उन्हें इल्म था कि उनके वालिद उनके लिए कुछ न कुछ लेकर ही आएंगे। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। और मेरे लिए? तुम्हारे लिए राशन लाया हूँ। एक सेठ ने जंगल में जड़ी बूटियाँ तलाशने का काम दिया है। बोल रहा था कि अगर उसे मैं जड़ी बूटियाँ अच्छी लाकर दूंगा तो दिन के मुझे 500 रुपए अदा करेगा। 500? हाँ, इसीलिए तो सुबह से जंगल में जड़ी बूटियाँ तलाश रहा था। आज 500 रुपए मिले तो राशन और चॉकलेट ले आया। अच्छी बात है। आप थक गए होंगे, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। भूरी ने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी और वहाँ मुकेश मुंह हाथ धोने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बा, मोहन चाचा आए हैं। मुकेश मोहन से मिलने पहुँचा। अरे आओ आओ, एक नया काम मिला है, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने का। कल से तुम भी मेरे साथ चलो। सेठ दिन के 500 दे रहा है। वाह भैया, कल से मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। अच्छा, चाय पीकर जाना। तभी भूरी 2 कप चाय ले आई। लो भाई। मोहन और मुकेश साथ में चाय पीने लगे। कुछ देर बाद मोहन चाय पीकर चला गया। क्या जरूरत थी इसको भी काम पर लेने की? सेठ को और अफराद की जरूरत थी तो सोचा इसे ही काम पर लगा दूं। तुम तो अपने भाई से वाकिफ हो ना। कहीं कोई गड़बड़ कर दी तो सारा इल्जाम तुम्हारे सर आ जाएगा। अब जड़ी बूटियों में वो आखिर क्या गड़बड़ कर सकता है भूरी? मेरा काम है तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा भाई तुम जानो। भूरी नहीं चाहती थी कि मुकेश मोहन को अपने साथ काम पर रखे। खैर, अगले रोज मुकेश मोहन को अपने साथ अपने काम पर ले गया। सेठ जी, ये मेरा भाई है मोहन, इसे भी काम की जरूरत है। ठीक है, तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन समझा देना कि जंगल में होशियार रहे। जंगल में हुए किसी भी हादसे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। जी सेठ जी,
जंगल खतरनाक है, इसका इल्म मुझे अच्छे से है। ठीक है, तो तुम भी आज से काम पर लग जाओ। मुकेश मोहन को अपने साथ जंगल ले आया। मैं इस जानिब जा रहा हूँ, तू उस जानिब जा। ठीक है भैया। दोनों भाई अलग अलग सिमत में गए और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगे। कुछ ही घंटों में दोनों के थैले भर गए और फिर दोनों जंगल से निकल गए। सारी जड़ी बूटियां सेठ को देकर दोनों ने सेठ से 500-500 रुपए ले लिए। कुछ रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। मुकेश और मोहन सेठ जी को जड़ी बूटियां देते गए और पैसे कमाते गए। फिर एक रोज मुकेश जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ही रहा था कि एकाएक एक बड़ा दरख्त तो उसके ऊपर गिर गया। मुकेश की चीख सुनकर मोहन दौड़कर उसके पास आया। उसने वो दरख्त हटाया और मुकेश को फौरन अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मुकेश को किसी भी दवा या इलाज से दुरुस्त नहीं किया जा सकता और वो हमेशा बिस्तर पर ही रहेगा। कुछ रोज तक मुकेश का इलाज अस्पताल में हुआ और फिर उसे घर भेज दिया गया। मुकेश कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था और वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था। अब घर कैसे चलेगा, यही फिक्र पूरे खानदान को सताए जा रही थी। कुछ रोज बाद उसका राशन पैसे खत्म होने को आए। अब क्या होगा, गुजारा कैसे होगा? आप इतनी फिक्र ना कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भूरी ने एक डिब्बे में से कुछ पैसे निकाले। ये पैसे मैंने बचा कर रखे थे, अब इससे कुछ सामान मंगवा लेती हूँ। निम्मी, तू आधा किलो आलू ले आ। ठीक है अम्मा। निम्मी बाजार की जानिब निकल गई। बाजार में वो आलू के दाम पूछने लगी। आलू कैसे हैं भाई? 30 रुपये किलो। बाप रे, इतना महंगा। हमें पैसे बचाने हैं, थोड़े सस्ते आलू ले लेती हूँ। निम्मी ने दूसरी दुकान पर पूछा। 30 रुपये, सब जगह यही दाम है, लेना है तो लो। निम्मी हर सब्जी वाले से दाम पूछने लगी। फिर एकाएक बाजार के कोने में उसे एक ज़ईफ शख्स नजर आया जो आलू फरोख्त कर रहा था। अरे बेटी, आलू ले लो, मेरे अपने खेत के हैं। क्या दाम है? 10 रुपये किलो। बस। सस्ता दाम सुनकर निम्मी ने फौरन 1 किलो आलू खरीद लिया और फिर वो अपने घर की जानिब दौड़ पड़ी। जब निम्मी घर पहुंची, ये लो अम्मा। ये क्या, इतने गंदे आलू ले आई? थोड़ा देख कर नहीं ला सकती थी? माँ, यही सबसे सस्ते थे, बस 10 रुपए किलो थे। मैं 1 किलो ले आई, बाकी सब जगह 30 रुपए किलो था। ठीक है। भूरी ने उन आलुओं को धोया तो सभी आलुओं का रंग बदल गया। कोई आलू लाल तो कोई हरा था। ये कैसे आलू हैं? रंग बिरंगे आलू। माँ, इन रंग बिरंगे आलू के पराठे मिल जाते तो मजा आ जाता। बंटी ने ये बोला ही था कि उसके रूबरू आलू के पराठे हाजिर हो गए। भूरी को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये कहाँ से आ गए? क्या मालूम अम्मा, ये तो जादू है। अम्मा देखो, एक आलू गायब हो गया। क्या? रुको, मैं कुछ और मांगती हूँ। काश हमारे पास एक कुत्ता होता। और बोलते ही निम्मी के हाथ में एक कुत्ता आ गया और एक लाल आलू गायब हो गया। मालूम होता है तुम जो आलू लाई हो वो जादुई है। हम लोग जब भी कोई ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो एक आलू गायब हो जाता है। अब आखिरी आलू बचा है, सोच समझकर मांगना होगा। अम्मा, ढेर सारे पैसे मांगो जिससे अब्बा का इलाज करा सके। नहीं अम्मा, तुम अब्बा को ही दुरुस्त करवा दो। बुरी सोच ही रही थी। उसे अपने शौहर को ठीक कराना था और अपनी जिंदगी की परेशानियां भी खत्म करनी थी। कुछ देर सोचने के बाद, मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर अपने पैरों पर खड़े होकर अपने नए बंगले के बाहर हो, जिसके अंदर सारी सहूलियत हो, इतनी दौलत हो कि हमें कभी पैसों की किल्लत ना हो। और फौरन जादू हुआ। वो लोग एक बड़े ही आलीशान घर में थे जहाँ सारी जरूरियात थी और मुकेश अपने पैरों पर खड़ा था। भूरी अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। शुक्रिया ऊपर वाले का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूरी और बच्चे मुकेश के गले लग गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। डॉक्टरों ने तो नामुमकिन ही कह दिया था। भूरी की अक्लमंदी से
उसकी सारी परेशानियां एक साथ हल हो गई। उसके पास एक जादुई आलू बचा था जिससे वो एक ही ख्वाहिश मुकम्मल कर सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ एक साथ मांगकर सारी परेशानियां हल कर दी। रंग बिरंगे जादुई आलू गायब तो हो गए, लेकिन मुकेश के खानदान को खुशियों से भर गए। नंदन एक किसान था। उसकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो लाला के खेतों में काम किया करता था। वो सारा दिन खेतों में काम किया करता था और जब फसल की कटाई होती थी तब लाला जी वहाँ पहुँच जाते थे। अरे वाह वाह, गोलू भोलू, उठा लो सारी सब्जियां, उठा लो। अरे लाला जी, मेरा हिस्सा? अब वो तो मैं भूल ही गया। लाला ने अपने मुलाजिमों को इशारा किया और मुलाजिमों ने कुछ सब्जियां और धान अलग कर दिए। लाला जी, ये तो बहुत कम है। अच्छा, अब तेरे मुंह में भी जुबान आ गई? हाँ, तो मुझे बताएगा क्या कम है और क्या ज्यादा है? लाला जी, ये मेरे हक का हिस्सा है। मैं पूरे दिन खेतों में काम करता हूँ, तो मुझे अपने हक का हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। हाँ, बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी। तुझे मेरे खेतों में काम करना है तो कर, तुझे इतना ही हिस्सा मिलेगा, समझा? लाला के मुलाजिमों ने बाकी सारा अनाज और सब्जियां उठा ली और वहाँ से निकल गए। नंदन परेशान हो गया। अब इतनी कम सब्जियों को फरोख्त कर मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा? हे भगवान, मेरी कुछ तो मदद कर दो। ये सब्जियां और अनाज लेकर नंदन मंडी पहुंचा। वहाँ उसने सौदागर को सब्जियां फरोख्त की। इन सब्जियों के 500 रुपये हुए और इस धान के 1000। ये लो भाई। पूरे महीने काम करके नंदन के पास बस 1500 रुपए थे। वो मायूस हो गया और अपने घर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ईफा खातून मिली। बेटा, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। अम्मा, मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने को। तो मुझे थोड़े पैसे ही दे दो बेटा, मैं कुछ खा लूंगी। नंदन ने अपनी जेब टटोली। उसमें बस 1500 रुपए थे। नंदन ने 100 रुपए का नोट उस ज़ईफा खातून को दे दिया। तुम्हें खुद पैसों की किल्लत है और तुम मुझे पैसे दे रहे हो बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा बरकत दे, खुश रहो। नंदन वहां से निकलने ही वाला था कि उस ज़ईफा खातून ने उसे रोका। रुको बेटा, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर ये टमाटर का पौधा है, इसे अपने आंगन में बो देना। नंदन ने वो टमाटर का पौधा लिया और वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने सारा वाकया अपनी बीवी को बताया। लाला दिन ब दिन खून चूस रहा है, वो कभी हमें खुशी से नहीं जीने देगा। वो तो है ही करम चला, पर आपने अच्छा किया, उस ज़ईफा खातून को पैसे दे दिए। कम से कम एक वक्त का खाना तो वो खा ही लेगी। लाइए, ये पौधा मैं लगा देती हूँ। मीना ने वो पौधा लगा दिया। अगली सुबह सूरज निकलने के बाद मीना पौधों को पानी देने घर से बाहर आई और टमाटर के पौधे को देखकर हैरान रह गई। अरे सुनिए जी, जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? वो देखिए। टमाटर के पौधे पर सुनहरा टमाटर? वो सुनहरा टमाटर नहीं, सोने का टमाटर है। मतलब वो ज़ईफा खातून मुझे जादुई टमाटर का पौधा दे गई। वो कोई आम खातून नहीं थी, वो कोई फरिश्ता थी, फरिश्ता। मीना के ऐसे बोलते ही उस पौधे में से एक धुआं निकला और वो ज़ईफा खातून नजर आने लगी। भगवान हर किसी के पास खुद नहीं आ सकते, इसलिए लोगों की नेक दिली आजमाने के लिए उन्होंने हमें भेजा है। नंदन, तुम नेक इंसान हो, इसलिए ये सोने के टमाटर का पौधा मैंने तुम्हें दिया। इस पौधे में रोज एक सोने का टमाटर उगेगा, लेकिन होशियार रहना, जिस किसी ने भी इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। वो धुआं आसमान की जानिब उड़ गया और नंदन और मीना के तो किस्मत ही खुल गए। उस सोने के टमाटर को फरोख्त कर नंदन ने अपना खुद का खेत खरीद लिया।
और नंदन का छोटा सा घर अब 2 मंजिला इमारत बन गई। नंदन और मीना अब बहुत ही खुशहाल थे। सोने के टमाटरों की बात गांव में आग की मानिंद फैल गई और लाला को भी ये बात पता चली। सोने के टमाटर? उन सोने के टमाटर के पौधों की वजह से नंदन रातों रात अमीर बन जाएगा। वो पौधा मुझे चाहिए, किसी भी हाल में मुझे चाहिए। चलो, सबके सब चलो। लाला तमतमाता हुआ नंदन के घर पहुंचा। नंदन, ओए नंदन, निकल बाहर। कौन है? कौन है जो भूखे कुत्ते की मानिंद शोर मचा रहा है? तेरी इतनी जुर्रत, तो मुझे भूखा कुत्ता बोलेगा? गलती हो गई लाला जी, आपको तो सुअर बोलना चाहिए था ना। हंसती है, मुझ पे हंसती है। 2 पैसे क्या आ गए? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाओगे? गोलू भोलू, नंदन की बीवी को पकड़ लो। गोलू भोलू ने फौरन मीना के हाथ बांध दिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? चल मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। मेरी बीवी को छोड़ दो, छोड़ दो लाला जी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर तुझे तेरी बीवी चाहिए तो वो सोने के टमाटर का पौधा मुझे दे दे, दे 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 दे। लेकिन होशियार रहना, जिस किसी ने इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। नंदन को ज़ईफा खातून की बात याद आ गई और उसकी शक्ल पर एक मुस्कान आई। मैं देता हूँ, मैं तुम्हें वो पौधा देता हूँ, पर तुम्हें खुद उस पौधे को जमीन से उखाड़ना होगा। अब हाँ हाँ, ठीक है, इसमें कौन सी मुश्किल है? नंदन लाला को आंगन में ले गया। वो रहा, वो सोने के टमाटरों का पौधा। वाह वाह, अब वो पौधा मेरा है, मेरा। लाला ने जैसे ही जमीन में से पौधे को खींचने की कोशिश की, जमीन में से पौधे की लंबी लंबी जड़ें बाहर आई और लाला के जिस्म पर लिपट गई। अरे अरे, ये क्या? गोलू भोलू, बचाओ 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 मुझे। लाला को बचाने के लिए उसके मुलाजिम आगे आए और पौधों की जड़ों ने गोलू भोलू को भी लपेट लिया। आ! बचाओ बचाओ। अरे लाला, तेरी वजह से हम भी फंस गए, बचाओ। पौधे की जड़ों ने लाला के साथ साथ गोलू भोलू को भी जमीन में खींच लिया। अब हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। बिल्कुल। लाला का खात्मा हुआ और उस रोज के बाद नंदन और मीना के साथ साथ गांव वालों की भी जिंदगी खुशहाल हो गई। सभी को लाला की ज्यादतियों से निजात मिल गया। नंदन के सोने के टमाटर के पौधे ने उसे तो अमीर बनाया ही, साथ ही उसने लाला जैसे जुल्मी का भी खात्मा कर दिया।